वाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस। उसका रीजन क्या था? अनलिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स का वांट्स अनलिमिटेड है, इस वजह से वो डिमांड करता है, डिमांड करने से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के लिए उसको फैक्टर्स लेना पड़ता है, फैक्टर्स लेके वो इनकम देता है, उसको वापस कंज्यूमर के हाथ में इनकम आता है, वो और डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इस वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। तो पहला पेज में तुम लोग ये मार्क कर लो, पहला लाइन में लिखा हुआ देखो यहाँ पे कि द अनलिमिटेड एंड रेकरिंग ह्यूमन वांट्स। इसको बस ऊपर ये लिख लो क्वेश्चन बना के कि व्हाई सर्कुलर फ्लो इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिख रहा है? उसके बाद नेक्स्ट इस पेज में हम लोग क्या पढ़ा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। राइट? तो यहां पे दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है? उसके बाद इस पेज में हम लोग को दो और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? मार्किंग दिख रहा है तुम लोगों को? इस पेज में दो और इंपॉर्टेंट चीज है, एक है फैक्टर पेमेंट, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? जब हाउसहोल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देता है, बदले में फर्म्स उनको जो पेमेंट देता है उसको बोलता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम्स। राइट? उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या था? जब प्रोड्यूसर फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड्स को बेचता है। हाउसहोल्ड्स उस गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट करता है उसको बोलता है हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट? याद आ गया? तो इस पेज में ये तीन ही बात तुम लोग को मार्क करना है बस। व्हाई इज इट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड एंड रिकरिंग ह्यूमन वांट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन किसको करता है? हाउसहोल्ड करता है फर्म को। फैक्टर पेमेंट कौन किसको करता है? फर्म करता है हाउसहोल्ड को। ये बात भी ऐड कर दो इसमें। फैक्टर इनकम कौन देता है? फैक्टर इनकम फर्म देता है टू हाउसहोल्ड। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन देता है? हाउसहोल्ड देता है टू फर्म्स। राइट? ये पेज में और कुछ नहीं पढ़ने का, एग्जाम के टाइम पे भी इतना ही पढ़ने का। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आता है हम लोग मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। बताया था हम लोग सर्कुलर फ्लो बेसिकली क्या है? तीन फेज से बना हुआ है। एक है प्रोडक्शन, एक है इनकम जनरेशन और एक है डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। ये तीन को सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में रेड में लिखा है, तुम लोग को दिख रहा है प्रोडक्शन, इनकम एंड। पहला फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। दूसरा फेज में क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा फेज में क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन तीनों का साइकिल को हम लोग बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ऊपर डेफिनेशन भी जो है उसमें देखो हम क्या मार्क किया है? साइकिल ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो साइकिल है उसी को हम लोग बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ। आगे जब तुम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेगा ना, तो तुम लोग पढ़ेगा कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स निकालने का तीन अलग अलग मेथड होता है। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है प्रोडक्शन मेथड। तो ये तीन जो फेजेस है ना, ये बेसिकली तीन मेथड्स हम लोग को बताएगा आगे जाके नेशनल इनकम निकालने का। सर्कुलर फ्लो क्लियर? क्या है? साइकिल ऑफ। वर्ड पकड़ना, अपने को पूरा सेंटेंस रटने का दरकार नहीं है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड समझ जाए कि इस पूरा डेफिनेशन में तीन लाइन के अंदर सिर्फ 3 या 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट इज साइकिल ऑफ। क्या है सर्कुलर फ्लो? साइकिल है। ठीक है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साइकिल ऑफ तीन चीज, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दैट इज प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। अब इसी को तुम लोग को एक्सप्लेन कर देना लाइन में। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? जहां प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेकन फ्रॉम हाउसहोल्ड। सेकेंड, इनकम फेज क्या है? प्रोड्यूसर्स जो फर्म्स है वो लोग फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट करता है टू हाउसहोल्ड, जिसमें है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। दिस इज इनकम फेज। थर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर फेज। उसमें क्या होता है? जो हाउसहोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है उसके बदले में हाउसहोल्ड फर्म्स को पेमेंट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? सर्कुलर फ्लो में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा और माथा नहीं लगना।
नीचे स्टॉक एंड फ्लो है इसमें, ये इसमें कुछ नहीं पढ़ने गए, ठीक है, सीधा हम काट ही दिया इसमें। तुम लोग भी चाहो तो बुक में काट लो, थोड़ा टेंशन कम होगा। सीधा इसका डेफिनेट जो डिस्टिंग्विश वाला चार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें आ जाने से अपना काम हो गया। इसमें सारा पॉइंट्स लिखा हुआ, इसी को सिर्फ देखने से सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। स्टॉक और फ्लो में क्या था? स्टॉक इट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या? इट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। है क्या? वेरिएबल है। क्या? वेरिएबल। तो वर्ड्स, ये आंसर लिखते वक्त भी इन वर्ड्स को हिट होना चाहिए। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो कि मेजर होता है। तो यहां पे देखो, हम यहां पे मीनिंग के साइड में ये भी लिख दिया कि मीनिंग में बेसिकली हम लोग क्या बता रहा है, हाउ आर दे मेजर्ड। स्टॉक वेरिएबल को हम गोल किया वर्ड, तो ये हम चाहता तुम लोग भी इसी तरह से गोल करो ताकि गलती ना करो इस वर्ड को एग्जाम में लिखते वक्त। स्टॉक वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए। इकोनॉमिक्स में अगर तुम लोग लैंग्वेज सीख गया ना, कोई भी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट इज जस्ट अ लैंग्वेज, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, कुछ भी हो, अगर उसका लैंग्वेज तुम लोग ग्रैप कर लिया ना कि इसमें क्या वर्ड्स है, किस तरह से ड्राफ्टिंग होता है, तो तुम लोग को अगर समझा हुआ चीज तुम लोग हर चीज लिख सकता है वहां बना के, तुम लोग को रटने का बिल्कुल दरकार नहीं। इसलिए हम तुम लोग को लैंग्वेज ग्राफ्टिंग सिखा रहे हैं कि भाई एक पैराग्राफ में, लंबा सा पैराग्राफ में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ तो सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस होता है, वो तो तुम लोग भी बना सकता है। सिर्फ जो जो इकोनॉमिकल टर्म्स है उन चीज को ध्यान में रखो, इसलिए हम यहाँ पे मार्किंग करा रहे हैं। टाइम डायमेंशन तुम लोग को पता ही है, फ्लो वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ टाइम डायमेंशन बताना जरूरी है, पर स्टॉक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उसके साथ टाइम वेरिएबल बताना, तो इसलिए स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल बट फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टॉक एक बार जो हो गया हमेशा वो वही रहने वाला, वो बदलने वाला, फ्लो बदलता रहता है। तो स्टॉक स्टैटिक है, फ्लो डायनामिक है। एग्जांपल्स बहुत सारा दिए, बताने का जरूरत नहीं, हम लोग पीछे एक्सरसाइज करेगा तो एग्जांपल्स कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो हम लोग पढ़ा था, रियल फ्लो और रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी। बुक में लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ मनी। आई वांट टू कट द वर्ड्स। हम यहां पे देखो एक्सचेंज लिखा है, उसको फिर काटा है, फिर उसके ऊपर क्या लिखा है? फ्लो। एक्सचेंज मत लिखना, इट इज फ्लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बोलता है हम लोग रियल फ्लो। एक्सचेंज का मतलब होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, राइट? जब हाउस होल्ड गुड्स खरीद रहा है फर्म से, तो वो गुड्स खरीद रहा है, बदले में पेमेंट दे रहा है, तो यहां पे एक्सचेंज कहां हो रहा है? गुड्स आ रहा है, मनी जा रहा है, दोनों चीजें इसमें। तो हाउ कैन तुम इसको रियल फ्लो या मनी फ्लो में कैसे डिफाइन करेगा? अगर हम लोग बोले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो नहीं हुआ यहां पे। यहां पे क्या हुआ? गुड्स आया, पैसा गया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ ना। एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ ना, मनी के बदले मनी थोड़ी मिला है, तो एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ ना। इसलिए एक्सचेंज वर्ड को काटो, क्या वर्ड यूज करो? फ्लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बोलता है हम लोग रियल फ्लो, जिसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है। एंड फ्लो ऑफ मनी को बोलता है हम लोग मनी फ्लो, जिसका दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी है। हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं तुम लोग का पहला क्लास, ताकि एकदम दिमाग में छप जाए, उसके बाद वापस कभी पढ़ना नहीं पड़े। तो यहां पे हम मार्किंग भी जैसे किया, देखो रियल फ्लो के बदले बगल में हम लिख दिया फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलता है। यहां पे हम लिख दिया, इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तुम लोग भी लिख लो फ्लो ऑफ गुड्स एंड। इसमें दो टाइप का, टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो चीज देखने को मिलता है। एक है फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट, फैक्टर सर्विसेज जो फ्लो हो रहा है, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज जो फ्लो हो रहा है। फैक्टर सर्विसेज कहां फ्लो होता है? हाउस होल्ड से फर्म में। गुड्स एंड सर्विसेज कहां फ्लो होता है? फर्म से टू सेक्टर इकोनॉमी में। यही दो हम लोग को रियल फ्लो देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ रियल फ्लो को हम लोग मार्क कर लिया कि ये दो रियल फ्लो हम लोग को टू सेक्टर इकोनॉमी में देखने को मिलता है। मनी फ्लो, और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये बात है जिसको हम बहुत सारा स्टार लगाना चाहता है। रियल फ्लो याद होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन डिटरमाइन करता है? रियल फ्लो, नॉट मनी फ्लो। द रियल फ्लो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी।
या उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कितना इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, कितना और ज्यादा होगा या ज्यादा ग्रो हो रहा है, कम ग्रो हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? रियल फ्लो, दैट इज फिजिकल फ्लो। उसके बाद मनी फ्लो में उसी तरह से हम यहाँ लिख दिया, देखो मनी फ्लो के साइड में इसको नॉमिनल फ्लो भी कहता है। मतलब तुम लोग को पूरा पढ़ना नहीं पड़े, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऊपर ऊपर देखने से पता चल जाए नॉमिनल फ्लो को, रियल फ्लो, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलता है। इसमें क्या है? फ्लो ऑफ मनी, इट इज बेसिकली व्हाट? फ्लो ऑफ मनी। इसमें दो टाइप का, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो टाइप का फ्लो देखने को मिलता है मनी फ्लो में। एक तो हो गया फैक्टर पेमेंट, एक हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? फैक्टर पेमेंट कहां से कहां आता है? फर्म से हाउस होल्ड। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां से कहां जाता है? हाउस होल्ड से फर्म, राइट? इतना ही तो मनी फ्लो है। समझ में आ गया ये? हमारी तरह मार्किंग कर लिया। देख हमारा मार्किंग क्या होगा, फायदा क्या? अभी हम बुक से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इसको नजर दे रहे हैं और हम पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझा पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं तुम लोग इस तरह से मार्किंग करो ताकि तुम लोग भी जब रिवाइज करो तो सिर्फ इसको एक नजर दिया और पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, राइट? तो हम लोग को पहला 2-3 क्लास में हमारे साथ तुम लोग मार्किंग स्टाइल भी सीखेगा ताकि हम लोग आगे स्पीड में जा सके। नेक्स्ट पेज में आया, ये ऊपर डिस्टिंग्विश चार्ट ये सब नहीं चाहिए, काट दो। ये पूरा मैटर हम लोग वहां डिस्कस कर चुका 2-3 अपना पॉइंट। उसके बाद ये 4 सेक्टर्स के बारे में बात में पड़ेगा, अभी तक पढ़ा नहीं हम लोगों को, आज का क्लास में होगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फ्लो, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग ये पढ़ा, ये जो डायग्राम है ना, दिस इज द मेन डायग्राम जो तुम लोग को एग्जाम में ड्रॉ करना है 2 सेक्टर इकोनॉमी बताते हो। इसलिए हम यहाँ पे नीचे अलग से लिख दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अदरवाइज बहुत सारा डायग्राम इस चैप्टर में, सारा डायग्राम में से कोई डायग्राम काम का नहीं है, सिर्फ यही एक डायग्राम है जो तुम लोग को काम आएगा जो तुम लोग के सिलेबस में। दिस इज द ओनली डायग्राम, बाकी सब इसी का सबसेट है, इसी को छोटा बड़ा करके दिखाया गया, कोई मतलब नहीं। ये एक मास्टर डायग्राम है जिसको तुम लोग को बनाना है, और इसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म के बीच का सारा ट्रांजैक्शन आ गया। सारा ट्रांजैक्शन में होता क्या? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, फर्म बदले में फैक्टर इनकम देता है। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। इतना ही तो रिश्ता है, इसी को डायग्राम में दिखा दिया। ये बनाते वक्त बस थोड़ा सा स्मार्टनेस किया ये लोग, आउटर लूप में और इनर लूप में। आउटर लूप में सारा रियल फ्लो रखा, इनर लूप में सारा, तो डायग्राम बनाते हो थोड़ा स्मार्टनेस दे देना तो क्या डिस्क्राइब करते हो आसानी होगा, राइट? क्लियर? तुम लोग को बोलेगा एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो तुम लोग क्या बोलेगा? ये 2 सेक्टर अगर हम मान लो एग्जाम के लिए आंसर कर रहे हैं और हमको पूछा जाए 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम बोलेगा 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। द सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें हम क्या कर देगा? पहला पॉइंट, हाउस होल्ड ट्रांसफर्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। In turn, firms give factor income to households. Firms produce goods and services. Next bullet में firms produce goods and services by combining the factor services received from household. Next, firms sell these goods and services to household. Household in turn make consumption expenditure. Makes the payment for goods and services in the form of consumption expenditure to firms. The same is depicted in the diagram given below. This is a continuous process because human wants are unlimited, and as a consequence, this flow remains continuous. खत्म, 4 से 5 मार्क का आंसर। और ज्यादा क्यों मगजमारी करना, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। डायग्राम बना डाला, 4-5 स्टेप बता दिया, जो स्टेप्स है 3 फेजेस बता दिया, बस खत्म। Yeah, in the above diagram, नीचे और भी in the above diagram we can see that the income is first flowing, the services are first flowing from household to firm, and then again goods and services are flowing back to the households, and similarly money flow, it is flowing from firms to households, and then again from households to firm. So this is a circular flow of income. खत्म, that's it। 4 से 5 मार्क sufficient। यही पूरा चैप्टर है, तो ये मार्किंग कर लिया। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है, ये कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है? अदरवाइज तो क्या होता है,
हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि ये सर्कुलर कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, इसमें कुछ इंजेक्शंस और लीकेजेस भी रहता है, बट इसमें हम लोग एज्यूम कर लिया है कि कुछ नहीं है। इसमें हम लोग एज्यूम कर लिया है कि दो ही सेक्टर है, एक इकोनॉमी में सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड थोड़ी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, पर इसमें हम लोग एज्यूम कर लिया है कि नहीं है, सिर्फ दो ही सेक्टर है, फर्म्स और हाउस होल्ड। तो वो एजम्पशंस को हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखना और मार्क करना। क्या क्या एजम्पशन है? बेसिक 4 एजम्पशन है, ठीक है। 4 एजम्पशन में क्या है? पहला एजम्पशन सिर्फ दो ही सेक्टर है, फर्म्स और हाउस होल्ड, ना कोई गवर्नमेंट है ना कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, खत्म पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है? हाउस होल्ड अपना सारा फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को ही देगा, फर्म सारा फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ही। तीसरा क्या है? फर्म्स अपना सारा गुड हाउस होल्ड को ही बेचेगा, हाउस होल्ड अपना सारा रिक्वायरमेंट फर्म से खरीद के ही पूरा करेगा। चौथा क्या है? फर्म को जितना इनकम मिला फैक्टर इनकम, वो पूरा का पूरा खर्च, कोई भी सेविंग्स नहीं करेगा। ये 4 ही तो एजम्पशन है। क्लियर? याद है एकदम? मजा आ रहा है? कल का क्लास परसों का क्लास याद आ रहा है एकदम कि हाँ ठीक है यही पढ़ा था हम लोग। इसका बस हम मार्किंग तुम लोगों को साइड बाय साइड दिखा दे रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे ऊपर कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, ऊपर एक छोटा सा दिया क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी होता है क्या बता देता है सिंपल सा तुम लोगों को। क्लोज्ड इकोनॉमी उसको बोलता है जहां पे कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, जहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, उसको बोलता है हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बोलता है ओपन इकोनॉमी। इतना ही जानना है इसमें। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? जिसका नो इकोनॉमिक रिलेशंस या ट्रांजैक्शंस विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेशन नहीं है। ओपन में क्या होता है? इसका उल्टा, बस इतना ही। इस पेज में और कुछ पढ़ने लायक है नहीं। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, उसका एजम्पशंस क्या है, उसका कंक्लूजन्स क्या है, और उसके बाद उसका रेलेवेंस क्या है। 3-4 चीज ही है। सर्कुलर फ्लो क्या है समझ गया, एजम्पशन क्या है समझ गया, कंक्लूजन क्या है, और सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस क्या है, क्यों सर्कुलर फ्लो पढ़े हम। कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं हम लोग। कंक्लूजन में 4 कंक्लूजन बोला है जो सारा एजम्पशन से ही निकल के आ रहा है। पहला, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स बना रहा है सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। टोटल फैक्टर पेमेंट्स जो फर्म्स कर रहा है, मतलब फर्म जितना भी खर्चा कर रहा है चारों फैक्टर्स के तरफ, रेंट, लेबर क्या रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा का सारा पेमेंट वो हाउस होल्ड्स को ही कर रहा है, राइट। ये एजम्पशन था। तो टोटल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल फैक्टर इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड्स, यही है कंक्लूजन। तीसरा, क्योंकि हम लोग को पता है हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहा, अपना एजम्पशन था हाउस होल्ड कोई सेविंग, तो जितना भी इनकम कमाया सारा का सारा, तो टोटल इनकम फैक्टर इनकम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चौथा, सर्कल को सर्कल और कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए रियल फ्लो और मनी फ्लो बराबर होना पड़ेगा। जितना रियल फ्लो जा रहा है उतना ही मनी फ्लो आना पड़ेगा। ये कंक्लूजन, रियल फ्लो इज इक्वल टू, तो ये 4 कंक्लूजन, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, घुमा फिरा के बोलो तो यही तो है, और एक तो रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, खत्म। अभी हम लोग को सीखना है आज का क्लास में 2 नया चीज, ठीक है। या एक पहले से ही बता रहा था, हम लोग का इस चैप्टर को पूरा ही चलता रहता है। चौथा क्या, 3 तो हो गया, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, एजम्पशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, और चौथा क्या बताया था, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़े, क्या फायदा होता है पढ़ के। ये जो दोनों सेक्टर है या बाकी भी जो सेक्टर्स है, अभी तुम लोग का सिलेबस में 2 सेक्टर है, ऐसे नॉर्मली 4 सेक्टर होता है ना, तो ये सारा सेक्टर्स के बीच का रिलेशन बताता है। सर्कुलर फ्लो हम लोग को क्या बता रहा है, चारों सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इंटरडिपेंडेंस समझने में हम लोग को
मदद होता है सर्कुलर फ्लो से। सर्कुलर फ्लो पढ़ के हम लोग को क्या फायदा हो रहा है कि हम लोग चारों सेक्टर के बीच का इंटरडिपेंडेंस समझ पा रहा है कि कोई भी इकोनॉमी में सारा सेक्टर एक दूसरा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ पा रहे हैं। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, मतलब एक बैलेंस कैसे आएगा। फिलहाल के लिए इक्विलिब्रियम बैलेंस समझ लो। वैसे तुम लोग पढ़ा इक्विलिब्रियम पहले भी क्लास 11th में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस। कंज्यूमर के लिए इट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर के लिए इट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट। यहां पे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्या है? एक बैलेंस। तो वो बैलेंस डिटरमाइन करने में हम लोग को ये सर्कुलर फ्लो हेल्प करता है। जैसे कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इक्विलिब्रियम, तो वो डिटरमाइन करने के लिए आगे ये हम लोग को 3 मेथड दिखा दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, जिससे हम लोग आगे नेशनल इनकम वगैरह निकालेगा। तो हम लोग को नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब निकालने का, नेशनल एग्रीगेट्स निकालने का रास्ता दिखा रहा है 3 ये, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गया, काफी है। पीछे वाला पेज में आओ, HOTS में ये चीज लिखा हुआ है, पढ़ा भी था। ये देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्या क्या फायदा है इसको पढ़ने का, क्यों पढ़े इसको, क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस समझ में आता है सारा सेक्टर्स का। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, सेक्टर्स अमॉन्ग्स डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स का इंटरडिपेंडेंस समझने को मिलता है हम लोग को सर्कुलर फ्लो पढ़ के, राइट। फिर क्या बोला है? इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझने में मदद मिलता है। फिर एक पॉइंट हम क्या बोला था? हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन में मदद करता है, अपने को 3 रास्ता दिखा देता है कि 3 रास्ता से निकल सकता है। चौथा एक पॉइंट और लिखा है, वो अभी तक तुमको बताया नहीं, बस एक पॉइंट बता देता है, समझाता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अभी बस याद कर लो, लीकेजेस और इंजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्या होता है? विल डिस्कस टुडे। ठीक है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल सिग्निफिकेंस के अंदर खत्म कर देता है इस टॉपिक को कि अपने को लीकेजेस और इंजेक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्लियर? तो हम लोग इस चैप्टर का मोटा मोटी टॉपिक कवर कर लिए। अब बचा, जैसे हम बताया कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर नहीं होता है, 2 सेक्टर और होता है। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। अब इन दोनों सेक्टर को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेज में आ जाओ, यहां पे देखो 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी था तुम लोग का। तो यहां पे चारों सेक्टर का दिया हुआ है। 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट, फॉरेन। ठीक है, इसमें अपने को कुछ कुछ मार्क करना है। हाउस होल्ड सेक्टर, तुम लोग को याद होगा हाउस होल्ड सेक्टर का हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। एक तो बेसिकली इनको किसके साथ कंपेयर किया था हम? कंज्यूमर के साथ। हाउस होल्ड सेक्टर को किसके साथ कंपेयर किया था? कंज्यूमर। याद है ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ। तो हाउस होल्ड्स एक्ट्स एज कंज्यूमर। एंड इकोनॉमी में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किसके पास है? सबका ओनर कौन है? हाउस होल्ड। सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड का ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे मार्क कर लो कि हाउस होल्ड कंज्यूमर्स और दूसरा ओनर्स। ये लोग कंज्यूमर है और ये लोग ओनर है। सेकेंड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर का 2 इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहला तो ये लोग प्रोडक्शन करता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे देखो, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज लेता है। किससे? हाउस होल्ड से। तो यहां पे लिखा हुआ हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हायर का मतलब बताइए, भाड़ा में लेते हैं, मतलब ये जो भी राइट टू यूज लेता है उनसे, हाउस होल्ड से, राइट। तो ये 2 काम प्रोड्यूसर्स कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और हायर कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। क्लियर है ये चीज? हम तुम लोग को कल भी बता चुका था प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। अभी नेक्स्ट इसमें एक और चीज लिखा हुआ है, देखो,
ऑब्जेक्टिव, ये भी तुम लोगों को कल कहानी सुनाया था हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लाके, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेटिस्फैक्शन को। तो यहां पे देखो इस नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर का सेटिस्फाई करना, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, मार्क कर लो, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करना कंज्यूमर का है, प्रोड्यूसर का है प्रॉफिट बनाना। डन। अभी है दो नया सेक्टर का बात। पहला है गवर्नमेंट सेक्टर का बात, ठीक है, ध्यान से सुनना, बुक को तो बाद में मार्क कर लेगा, पहले सुनने पे ध्यान दो। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर दो तीन काम करता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर एजेंसी की तरह भी एक्ट करता है। गवर्नमेंट सेक्टर का यहां पे इकोनॉमी में तीन रोल है। क्या है? टू एक्ट एज ए वेलफेयर एजेंसी, टू एक्ट एज कंज्यूमर, टू एक्ट एज प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट तीनों रोल निभाएगा, वेलफेयर एजेंसी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। यहां पे ये चीज मार्क किया हुआ है कि नहीं? यहां पे देखो वेलफेयर एजेंसी मिल रहा है, प्रोड्यूसर मिल रहा है, तीसरा टुक्की तुम लोग लगा दो, कंज्यूमर। गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करता है, दो टुक्की ये लोग दिया, तीसरा टुक्की तुम लोग लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का तीन काम है, कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, वेलफेयर एजेंसी भी है। क्लियर? अब थोड़ा सा डिटेल में बताता है गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी के हिसाब से कैसे काम करता है। ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट हम लोग को फैसिलिटीज देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, देता है कि नहीं देता? रोड, रेलवे, ब्रिजेस कौन दिया है? सब सरकार दिया। सरकार हम लोग को सब्सिडीज भी देता है, छोटा मोटा गिफ्ट डोनेशंस भी देता है। जैसे मान लो गैस सब्सिडी मिल रखा है हम लोग को, घर पे अपने गैस जो ऐसे कमर्शियल गैस 1100-1200 का आता है, अपने घर पे 600-700 का पड़ता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे दिया है। अभी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स का जमाना आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर भी अगर उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअली 1 लाख रुपया है, तो उसमें 20-30 हजार गवर्नमेंट अपना सब्सिडी दे रहा है, और वो हम लोग को 60-70 में मिल रहा है। उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देके हम लोग को सस्ता में अवेलेबल करवा रहा है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स बचे और पोल्यूशन कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो रादर देन ऑन फ्यूल्स। तो गवर्नमेंट यहां पे वेलफेयर कर रहा है। क्लियर? वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट हम लोग को सब्सिडी तो देता ही है, सर्विसेज भी देता है, सब्सिडीज भी देता है, हम लोग से टैक्स भी तो लेता है। गवर्नमेंट पैसा कहां से लाता है? हम लोग से टैक्स भी लेता है। तो सिर्फ क्या हम लोग से लेता है क्या? फर्म से नहीं लेता है क्या? तो अगर हम लोग उसको सम अप करें, गवर्नमेंट फर्म से एंड हाउस होल्ड से, दोनों से टैक्सेस लेता है। गवर्नमेंट फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को दोनों को सब्सिडीज देता है, राइट? ये हो गया गवर्नमेंट का रोल एज वेलफेयर एजेंसी। इसके अलावा जो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को दे रहा है, दैट इज देयर, पर वो हम लोग का कंजम्पशन में आ जाएगा, इसलिए उसको हम यहाँ कवर नहीं कर रहे। एज ए वेलफेयर एजेंसी हम लोग इकोनॉमिकली जब चार्टिंग करेगा, तो हम लोग उसमें दो फीचर डालेगा कि एक तो वो हम लोग से टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, एक वो हम लोग को सब्सिडीज, हाउस होल्ड्स को भी और फर्म्स को भी। अच्छा, इसमें कैच है, हाउस होल्ड से इंडिविजुअल्स जो हम लोग हैं, हम लोग से गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्ट टैक्स लेता है। हम लोग से गवर्नमेंट क्या लेता है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है? नहीं, इनकम टैक्स एग्जांपल अगर तुम बात कर रहा है तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है ना, जाता हम लोग के पॉकेट से ही है, जीएसटी जाता हम लोग के पॉकेट से ही है, पर देता हम लोग नहीं है। सरकार किससे लेता है? फर्म से। फर्म्स को हम लोग से वसूल कर लेता है, पर सरकार किससे ले रहा है? अपना जीएसटी रिटर्न लगा के जीएसटी पे कौन कर रहा है सरकार को? फर्म्स। हम लोग पे नहीं कर रहे, फर्म्स हम लोग से वसूल कर ले रहे हैं अपना बिल पे जोड़ के, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। देना किसी और को होता है,
पॉकेट से किसी और के निकलता है। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसको देना होता है उसी के पॉकेट से निकलता है। जैसे इनकम टैक्स अगर मेरे पे लगा है तो मैं ही दूंगा। मैं अपने कस्टमर्स को बिल करते हो उसमें नीचे नहीं जोड़ सकता हूं इनकम टैक्स, सरकार अलाउ नहीं करता। दैट इज डायरेक्ट टैक्स, इट इज लेविड ऑन यू, यू विल हैव टू पे इट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवी तो किसी और पे हो रहा है पर वो किसी और से वसूल बिल पे जोड़ के लीगली वसूल कर रहा है। इनकम टैक्स भी हम लोग दूसरा से ही लेते हैं। आज हम जो अपना बिजनेस में कर रहा है, हम सीए है, हम बिजनेस कर रहा है, उससे हमको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें हमको इनकम टैक्स देना है, तो हमको पहले से पता है हमारा ये खर्चा है, तो हम जो अपना बिल या कस्टमर को रेट लगाता है उसमें हम इस खर्चा को जोड़ के चलता है। जैसे हमारा रेंट है जगह का, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, जैसे हम ये सब चीज को ऑलरेडी दिमाग में जोड़ के चल रहे हैं, हम इनकम टैक्स को भी जोड़ के चल रहे हैं। बट इन सब चीजों को हम बिल पे नहीं लिख रहे हैं। बिल पे हम क्या लिख रहे हैं? सिर्फ सर्विस चार्जेस। उस पे भी नहीं लिख रहा है इनकम टैक्स अलग से दिखाया, उसको सैलरी अलग से दिखाया, रेंट अलग से दिखाया ना। ये सब तो हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा प्लस हमारा प्रॉफिट जोड़ के हम बिल कर देते हैं। उस पे हम अलग से बस इनकम टैक्स दिखा नहीं सकते, पर जीएसटी अलग से दिखा के ले सकते हैं। तो जो जो टैक्स हम लोग अलग से दिखा के ले सकता है, या इसको अगर हम सही लैंग्वेज में इंग्लिश में बोले, जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो सकता, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, जिस टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकता है तुम, उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जिस टैक्स का बर्डन तुम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता है उसको बोलता है। अब हाउस होल्ड से सरकार सिर्फ डायरेक्ट टैक्स लेता है क्योंकि वो हम लोग डायरेक्टली सरकार को पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार हाउस होल्ड से नहीं लेता है, सरकार किससे उठा रहा है? फर्म से। तो इसलिए जब तुम लोग ये बात बोलेगा सरकार का, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रहा है, तो बोलेगा हाउस होल्ड से ले रहा है डायरेक्ट टैक्स, फर्म से ले रहा है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों टाइप का टैक्स ले रहा है फर्म से। हाउस होल्ड जब गवर्नमेंट जब फर्म्स को फ्री फोकटिया कुछ देता है तो उसको सब्सिडी बोलता है, पर जब सरकार हम लोग को बोलता है तो सब्सिडी है, पर इकोनॉमिक्स में उसको वो लोग ट्रांसफर पेमेंट बोल देते हैं। सब्सिडी इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट, बट आज तक हमको किसी भी बुक में उसको सब्सिडी लिखा हुआ नहीं मिला। हम बहुत सारा बुक पढ़ा अलग अलग ऑथर का, सबको इसको ट्रांसफर पेमेंट लिखा, जबकि होता सब्सिडी है। गैस सब्सिडी मिल रहा है हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी है वर्ड, बट बुक्स में तुम लोग को क्या मिलेगा? ट्रांसफर पेमेंट। तो हम लोग लिखते हो क्या लिखे हैं? सरकार हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट दे रहे हैं, सरकार हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, फर्म्स से सरकार डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों टैक्स ले रहे हैं और उसको सब्सिडी दे रहे हैं। समझ गया? ये हो गया एज ए वेलफेयर एजेंसी। दूसरा क्या है? एज ए कंज्यूमर। एज ए कंज्यूमर सरकार क्या करता है? फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। सरकार एज ए कंज्यूमर क्या करता है? फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में एक्सपेंडिचर करता है, उनको पैसा देता है, राइट? अब सरकार भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है वेलफेयर के लिए, तो वो भी एक तरह का सरकार का क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे अब मान लो कहीं बाढ़ आ गया, जैसे आसाम में तो आता ही रहता है, बाढ़ आ गया तो बाढ़ में सरकार राहत सामग्री बांटा, बिस्किट्स, कपड़ा, वो मेडिसिन्स, पानी, ये सब सरकार बांटा। तो बांटने के लिए सरकार खरीदेगा तो फर्म से ही, फर्म से खरीदा और बांट दिया लोगों में। जो बदले में पेमेंट सरकार दिया फर्म्स को, वो फर्म सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। तो सरकार कोई इंसान नहीं है, वो सामान खुद नहीं खाता है। आज हम लोग जब हाउस होल्ड, जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फर्म से सामान खरीदता, तो उसको हम लोग खुद खाया, खुद पहना, खुद यूज किया। पर सरकार तो कोई इंसान नहीं है जो खुद खाए, खुद पहने, खुद यूज करे। सरकार जो वेलफेयर के लिए, अपना लोगों के लिए कर रहा है, वो सरकार का कंजम्पशन ही कहलाता है। समझ गया? तो सरकार फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, बदले में क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तो हो गया एज ए कंज्यूमर। एज ए प्रोड्यूसर गवर्नमेंट कैसे बिहेव करता है? गवर्नमेंट का भी तो कुछ कुछ एंटिटीज है, गवर्नमेंट का भी तो कुछ कुछ बिजनेसेस है। आज कोल इंडिया किसका है?
गवर्नमेंट का। ओएनजीसी किसका है? गवर्नमेंट का। ऑयल इंडिया किसका है? गवर्नमेंट का। इंडियन रेलवेज किसका है? गवर्नमेंट का। आईआरसीटीसी किसका है? तो ये सब जो पीएसयूज हम लोग बोलते हैं, न्यूज में सुनता है पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकार का है, इसमें भी तो सरकार बिजनेस कर रहा है। सरकार भी तो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, तो सरकार ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए सरकार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से लेगा? हाउस होल्ड से। व्हेन द गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट ऑल्सो हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, क्योंकि सारा फैक्टर्स का ओनर कौन? तो सरकार भी तो हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, फिर बेचेगा भी, हाउस होल्ड्स को बेचेगा भी, और हाउस होल्ड्स भी उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार को देगा। तो सरकार का रोल समझ में आया इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी में समझ में आ रहा है। 3 रोल है, एज अ वेलफेयर एजेंसी, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर। क्लियर? ठीक, थोड़ा सा पीछे आओ, हम गवर्नमेंट का तुम लोग को रोल यहाँ पे HOTS में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, वो तुम लोग को दिखा देता है। देखो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे तुम लोग को दिखेगा सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। डायग्राम नहीं चाहिए अपने को, कोई काम नहीं आने वाला है, अपना सिलेबस में आता भी नहीं है ये सब चीज, सिर्फ 2 सेक्टर ही है। पर हम तुम लोग को गवर्नमेंट सेक्टर का रोल समझा रहे हैं, क्योंकि आगे हमको मैक्रो का और सिलेबस में भी गवर्नमेंट सेक्टर और उसका रोल चाहिए, इसलिए हम तुम लोग को समझा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का देखो रोल, यहां पे एक लाइन मिलेगा, बोथ कंज्यूमर एंड फर्म। ये कंज्यूमर की तरह भी बिहेव करता है और फर्म की तरह भी बिहेव करता है, और ये वेलफेयर एजेंसी की तरह भी बिहेव करता है। अब इसमें देखो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता बता रहा है। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता है? हाउस होल्ड से गवर्नमेंट फैक्टर सर्विसेज लिया, बदले में क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, हाउस होल्ड को बेचा, उसके बदले में क्या लेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एज वेलफेयर एजेंसी सरकार हाउस होल्ड के साथ क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स लेता है, उसको ट्रांसफर पेमेंट देता है। तो ये सारा चीज तुम लोग को यहां मिलेगा। बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट क्या ट्रांजैक्शंस है? ट्रांसफर पेमेंट, जो बोला ना सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये सरकार देता है। फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज लिया हाउस होल्ड से, तो फैक्टर पेमेंट्स भी देगा। इसमें वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाता है वो हाउस होल्ड खरीदता है, और उसके बदले में हाउस होल्ड भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। वो पॉइंट इसमें नहीं दिख रहा है, तो वो तुम लोग लिख सकता है। हाउस होल्ड्स परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट से खरीदता है, बदले में क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस मिल रहा होगा, देखो गवर्नमेंट हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करता है। कोई आएगा? अच्छा, तुम लोग क्या था? अब उसके बाद आया फर्म एंड गवर्नमेंट। फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या लेन देन है वो यहां दिखा रहा है। देखो फर्म के साथ क्या लेन देन सीखा था हम लोग। गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह एक्ट करता है, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। फर्म से डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लेता है, सब्सिडीज देता है। तो ये फर्म के साथ रिश्ता है। देखो यहां पे दिख रहा है तुम लोगों को, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाउस होल्ड के केस में सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस ही लिखा हुआ था, अब कहानी समझा क्यों लिखा हुआ था। यहां पे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों है। और यहां पे देखो सब्सिडीज दिख रहा है, सब्सिडीज
सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट ही होता है। और यहां दिख रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा गवर्नमेंट, उसके बदले में क्या दे रहा है गवर्नमेंट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्म और गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता समझ में आया? क्लियर? तो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल पूरा समझ में आ गया। वेलफेयर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। क्लियर? हाउस होल्ड के साथ क्या क्या रिश्ता है, फर्म के साथ क्या क्या रिश्ता है। अभी इसमें तुम लोग दो वर्ड मिला तुम लोग को, ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है और फैक्टर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जिसके अगेंस्ट हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, जिसके बदले में हम लोग को कुछ नहीं देना पड़ता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? जब तुमको कुछ फोकटिया मिल रहा है जिसके बदले में तुमको कुछ वापस इन रिटर्न नहीं देना है, उसको तुम बोलेगा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट तुम्हारे लिए क्या हो गया? तुम ऐसा किसी को कुछ दे रहा है जिसके बदले में तुमको कुछ नहीं मिलना। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली एक ही चीज है, किसी के लिए रिसिप्ट है, किसी के लिए पेमेंट है, किसी के लिए इनकम है, किसी के लिए पेमेंट है। ट्रांसफर वर्ड जो है यहाँ पे उसका मतलब क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। क्या मतलब है? विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट समथिंग इन रिटर्न। तुम किसी को कुछ दे रहा है बिना कुछ उससे वापस लिए, इसको बोलता है ट्रांसफर पेमेंट। जैसे आज अगर मान लो अफरोजा बुलमोई को एक गिफ्ट देता है उसका बर्थडे पे, तो ये उससे बिना कुछ एक्सपेक्ट करे या बिना कुछ इन रिटर्न लिए उसको गिफ्ट दे रहे हैं। हाउएवर इट लेगा, पार्टी लेगा, उसके लिए गिफ्ट दे रहा है, बट स्टिल ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो दे पार्टी, राइट? ऐसा कोई अग्रीड टर्म तो नहीं है कि तुम गिफ्ट देगा तो पार्टी देगा ही, राइट? तो वो जब ये गिफ्ट दे रहा है तो इस सोच से तो नहीं दे रहा ना पार्टी देगा ही, ये तो गिफ्ट दे रहा है उसको उसका बर्थडे पे बस। तो दिस इज अ ट्रांसफर पेमेंट। और अगर कोई दूसरा चीज हो कि अगर ये लोग दोनों आपस में एग्रीमेंट बना लिया कि बुलमोई इकोनॉमिक्स में होशियार है, बुलमोई अफरोजा को इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, उसके बदले में अफरोजा बुलमोई को एक पेन गिफ्ट करेगा, तो यहां पे ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं रहा, यहां पे ये फैक्टर पेमेंट बन गया। समझिए? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? विच इज विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट समथिंग इन रिटर्न। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? फॉर कंसिडरेशन, जिसके अगेंस्ट अपने को कुछ मिलता है। फैक्टर पेमेंट में अगेंस्ट में क्या मिलता है? फैक्टर सर्विसेज। सारा चीज तो फैक्टर सर्विसेज ही है। हम लोग जो भी इनकम का रास्ता है हम लोग के पास क्या है? फैक्टर सर्विसेज ही है। ठीक है? तो यहां ऊपर लिख लो, यहां लिखा हुआ नहीं है ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है। सिंपल एक लाइन में लिख लो, ट्रांसफर पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन, फैक्टर पेमेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन। अगेंस्ट कंसिडरेशन मतलब अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। ये चैप्टर आज मोटा मोटी खत्म हो जाना चाहिए, 10-15 मिनट और लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल समझ गया। उसके बाद एक चीज है फाइनेंशियल मार्केट का रोल। ठीक है? हम लोग जब टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा तो हम लोग अज्यूम कर लिया कि कोई सेविंग्स नहीं, हम लोग अज्यूम कर लिया कि जितना इनकम करेगा उतना खर्च कर देगा। पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में तुम अपना सारा इनकम खर्च करेगा, तुम कुछ बचाएगा ना। तो एक्चुअल में तो सेविंग्स होता है, और जो सेविंग्स होता है उस सेविंग्स का क्या करता है? हम लोग इन्वेस्ट करता है। और हम लोग जो इन्वेस्ट करता है, बैंक हम लोग को उसके बदले में क्या देता है? इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कहां से देता है? पॉकेट से देता है क्या? लोन के बदले या फिर बैंक क्या करता है? हम लोग जो पैसा रखा, बैंक उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। सॉरी, बैंक अपना तिजोरी में रख के तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं दे रहे, बैंक उस पैसा को आगे और फॉरवर्ड कर देता है लोन के रूप में। तो हम लोग जो हाउस होल्ड है, हम लोग को जो इनकम मिलता है उसमें से जो पैसा हम लोग बचाता है सेविंग्स, वो हम लोग डाल देता है बैंक। बैंक मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट बोल रहा है। वो बैंक भी हो सकता है, शेयर मार्केट भी हो सकता है, इंश्योरेंस मार्केट भी हो सकता है। इन सबको मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट। हम उसको एक बार के लिए क्या बोल रहे हैं मुंह से? बैंक। सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए कि हम लोग का जो सेविंग्स होता है हम लोग कहाँ रख देता है? बैंक में। चाहे एफडी बना लो, चाहे करंट अकाउंट में पड़ा है, चाहे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा, हम लोग कहाँ रख देता है सारा का सारा पैसा? बैंक। बैंक इसको क्या करता है?
जब बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए होता है, बिजनेसमैन आता है बैंक के पास कि हमको लोन चाहिए। मान लो हम लोग बैंक के जब रखा पैसा, बैंक हम लोग को 3% दिया सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, जब वो सामने वाला फर्म लेने आया बैंक से, बैंक उसको 6% में 8% में लोन दिया, तो बीच का मार्जिन बैंक का, समझा? तो बैंक मतलब फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है? जो कंज्यूमर्स का सेविंग्स है उसको चैनलाइज करना और उसको फॉरवर्ड करना लोन फंड्स के हिसाब से बिजनेसेस को। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट होने से क्या होता है, दो तीन चीज बढ़ जाता है। हाउस होल्ड सेविंग्स करेगा, कहाँ रखेगा? बैंक में। हाउस होल्ड को कभी गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, तो लोन कहाँ से लेगा? बैंक से। फर्म्स को जब लोन लेना होगा कोई चीज के लिए, कहाँ आएगा? बैंक के पास। फर्म के पास जब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होगा डिपॉजिट करने, कहाँ आएगा? तो बेसिकली सेविंग्स और बोरोइंग्स का खेल है। तो ये एक डायग्राम देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतना पार्ट देखना है। सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट ऐड होने से क्या हुआ? हाउस होल्ड अपना सेविंग्स रखा, जब जरूरत पड़ा बोरोइंग लिया। फर्म्स बोरोइंग किया, जब जरूरत पड़ा सेविंग्स रखा। इतना ही तो ऐड हुआ, बाकी जो है ये तो पुराना कहानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। जुड़ा क्या सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से, ये जो पीला पीला किया है। और इसमें भी हम लोग एज्यूम कर लेता है कि द इनफ्लो ऑफ मनी, जितना इनफ्लो हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट में उतना ही आउटफ्लो हो रहा है, जितना सेविंग्स हो रहा है उतना ही इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं। ये एज्यूम, तभी ये सर्कुलर फ्लो सर्कुलर रहेगा, वरना तो इसमें से निकलता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। इसको कंटिन्यूअस रखने के लिए एज्यूम किया जाता है कि जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही आउटफ्लो हो रहा है। मतलब द इनफ्लो ऑफ मनी टू फाइनेंशियल सेक्टर इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर। दिख रहा है क्या? Done? अब बचा क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और लीकेजेस इंजेक्शंस। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होने से क्या होएगा? किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, अपने दिमाग लगाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होएगा तो क्या होएगा? जो बिजनेसमैन है यहाँ पे, जो फर्म्स है यहाँ पे, वो लोग अपना सरप्लस गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, उनको जो चीज चाहिएगा इंपोर्ट करेगा, राइट? अच्छा, फर्म्स ऐसे इंटरेस्टिंगली पूछ रहा है, फर्म्स जब गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है उसको क्या हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेगा क्या फर्म का? ऐसे आउट ऑफ नोवेयर दिमाग में आया हमारे, जब फर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेगा क्या? नहीं, इसके लिए एक नया वर्ड है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है? क्योंकि फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किया, फर्म किस लिए किया? रीसेल या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए। या तो वो ट्रेडर होगा जो फर्म गुड्स खरीदा गुड बेच रहा है, या तो मैन्युफैक्चरर होगा गुड्स कुछ रॉ मटेरियल्स खरीद के प्रोसेस करके कुछ और बना के उसको बेच रहा है। तो वो तो गुड्स खरीद रहा है किस लिए? फॉर रीसेल या टू बी यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन। तो उसको कंजम्पशन नहीं बोलता है, क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट। समझिए, ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर रिलेटेड थोड़ा सा आ गया बोल के हम बोल दिया। तो फर्म्स का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या रिश्ता होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फर्म्स एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा। अच्छा, हाउस होल्ड का क्या रिश्ता होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ? हम लोग को भी कोई सामान चाहिए हो, फॉरेन गुड्स तो हम लोग इंडियन को ऐसे भी ज्यादा पसंद आता है, अपने को तो सबको फॉरेन का ही माल चाहिए, आईफोन चाहिए। अच्छा, सारा फोन, मैक्सिमम सारा ही फोन जो हम लोग यूज करता है सारा ही फॉरेन ब्रांड्स, चाहे हम लोग एप्पल बोले, चाहे हम लोग सैमसंग बोले, चाहे हम लोग ये जो बाकी जितना भी ब्रांड्स है ज्यादातर कोरियन जापानीज है। तो हम लोग को ज्यादातर फॉरेन ब्रांड ज्यादा पसंद आता है, तो हम लोग भी तो इंपोर्ट के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना, हमारा भाई फॉरेन में पढ़ता है तो हम यहां से उसको पैसा भेज रहे हैं,
तो ये तो पर्सनल लव एंड अफेक्शन वाला बात है, हम अपना भाई को पैसा भेज रहे हैं, तो ये एक टाइप का ट्रांसफर पेमेंट है जो हम यहां से बाहर भेज रहे हैं, राइट। अब भाई वहां जॉब करने लग गया तो भाई अपना जो पैसा बचाता है वो भी थोड़ा पैसा हमको भेज देता है, ये भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। तो यहां से जाता भी है ट्रांसफर पेमेंट, वहां से आता भी है। बहुत सारा यहाँ का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओस को फंडिंग मिलता है फॉरेन से, बहुत सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग फंडिंग देता है, राइट। तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स आता जाता हाउस होल्ड और जनरली फर्म्स के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है। ट्रांसफर पेमेंट किसके साथ होता है, हाउस होल्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग गुड्स इंपोर्ट किया, पेमेंट दिया, ट्रांसफर पेमेंट हम लोग भी दिया, वो लोग भी दिया। क्योंकि इकोनॉमी में सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है, हाउस होल्ड। तो अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को यहां कोई बिजनेस करना है तो उसको फैक्टर्स किससे लेना पड़ेगा, हाउस होल्ड से। तो वो लोग भी हम लोग से फैक्टर सर्विसेज लेता है और बदले में हम लोग को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। तो यहां पे देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ज्यादा मगजमारी नहीं करके सिर्फ ये और ये हाउस होल्ड के साथ क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, बदले में फैक्टर पेमेंट आ रहा है। नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, नेट ट्रांसफर पेमेंट में क्या हो गया, लेन देन दोनों नेट हो गया, जो हम दिया जो वहां से आया। फिर दूसरा क्या है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स के साथ क्या है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, खत्म। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कहानी भी खत्म। अब बचा इंजेक्शंस और लीकेजेस, लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद उस पन्ना पलट के देख लेगा कुछ छूटा तो नहीं। इंजेक्शंस और लीकेजेस क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, बॉडी में कुछ घुसाना। इंजेक्शन तो हम लोग अभी कॉमनली क्या सुना आज तक, इंजेक्शन क्या देखा है, ऐसे करके क्या करता है वो, दवाई डालता है अंदर। और लीकेज क्या देखा आज तक, पाइप पाइप कुछ फूटा हुआ पानी बाहर निकल रहा है। कॉमनली समझ में आ रहा है, इंजेक्शन मतलब कुछ इंजेक्ट करना, लीकेज मतलब कुछ बाहर, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर्कुलर फ्लो। तो जब सर्कुलर फ्लो में कुछ घुसता है उसको इंजेक्शन बोलता है, सर्कुलर फ्लो से कुछ निकलता है उसको लीकेज बोलता है। क्लियर। अब अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म जहां था वहां कोई लीकेज था क्या, वहां तो हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेता है सब कुछ बराबर है, तो कुछ निकलने का रास्ता ही नहीं है, ना कुछ घुसने का रास्ता है उसमें, तो वो कंटिन्यूअस, क्योंकि टोटल इनफ्लो, टोटल आउटफ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो सबको तो हम लोग इक्वल कर लिया है, सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, सब तो इक्वल कर दिया। तो बाहर निकलने का, अंदर घुसने का कोई रास्ता, तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर कोई इंजेक्शन, कोई लीकेजेस होता ही नहीं है। पर अगर टू सेक्टर के ऊपर जाए हम लोग तब इंजेक्शन और लीकेजेस आ जाएगा। जैसे हम लोग थ्री सेक्टर में आता है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट घुसता है, मतलब टू सेक्टर में अगर फाइनेंशियल मार्केट को घुसा दो, अगर टू सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट को घुसा दो तो लीकेज और इंजेक्शन बन जाता है। जो हम लोग सेविंग्स कर रहे हैं वो लीकेज है, सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सर्कुलर फ्लो में ऐड हो गया। समझ गया। तो इंजेक्शन का एग्जांपल हो गया सेविंग्स, लीकेज का एग्जांपल हो गया लीकेज का एग्जांपल हो गया सेविंग्स, इंजेक्शन का एग्जांपल हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद थ्री सेक्टर, गवर्नमेंट अगर बीच में आ जाए तो वो जो टैक्सेशन सब्सिडीज है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अच्छा गवर्नमेंट जो हम लोग से टैक्स ले जा रहा है वो क्या है, लीकेज। जो वो गवर्नमेंट एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रहा है, कुछ रोड बना दिया, ये बना दिया, वो क्या है, इंजेक्शन। देखो ये लास्ट पेज में आ जाओ, इसमें पूरा माल मामलेट मिल जाएगा तुम लोगों को। लीकेज क्या है, विड्रॉल मिल रहा है, लीकेज क्या है, और लीकेज से क्या होता है, सर्कुलर फ्लो रिड्यूस हो जाता है। सर्कुलर फ्लो क्योंकि निकल जा रहा है बाहर, तो माल अंदर बचा हुआ तो कम हो ही जाना है,
तो सर्कुलर फ्लो रिड्यूस हो जाता है। इंजेक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो। इससे सर्कुलर फ्लो क्या होगा? इंक्रीज। मिल रहा है? विड्रॉल, इंट्रोडक्शन, रिड्यूस, इंक्रीज, ये 4 वर्ड मिल रहा है। लीकेज की वजह से विड्रॉल, लीकेज किसको बोलता है? विड्रॉल को। इंजेक्शन किसको बोलता है? इंट्रोडक्शन को। लीकेज से क्या होता है? रिड्यूस होता है सर्कुलर फ्लो। इंट्रोडक्शन से क्या होता है? एक्सपांड या इंक्रीज होता है सर्कुलर फ्लो। एग्जांपल्स देखो, 2 सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में कोई लीकेज नहीं है। 2 सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में कोई इंजेक्शन नहीं है। 2 सेक्टर विथ फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स क्या है? लीकेज है। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इंजेक्शन है। तो बोलो तो। उसके बाद 3 सेक्टर में आया, तो 3 सेक्टर में आया तो फाइनेंशियल मार्केट भी है उसमें। 2 से 3 वो फाइनेंशियल मार्केट भी है उसमें, मान के हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। सेविंग्स प्लस टैक्सेस, लीकेज क्या है? सेविंग्स प्लस। और इंजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लस। अगर 4 सेक्टर में आ जाए, 4 सेक्टर में एडिशनल क्या हो रहा है? जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग पैसा बाहर भेज दे रहे हैं, तो हम लोग का सर्कुलर प्लेस फ्लो से पैसा निकल गया ना, तो लीकेज है। जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद में पैसा अंदर आएगा, तो इंजेक्शन है। वो ये बोला हुआ है, देखो लीकेज में क्या बोला है? इंपोर्ट। और इंजेक्शन में क्या बोला है? खत्म चैप्टर। अब एक बार स्टार्टिंग से देख लो, सारा टॉपिक्स कवर हो गया कि नहीं? इंट्रोडक्शन ये पेज कवर हो गया, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो कवर हो गया, स्टॉक एंड फ्लो कवर हो गया, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल मनी फ्लो कवर हो गया। उसके बाद 4 सेक्टर्स कवर हो गया। उसके बाद सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर कवर हो गया, 2 सेक्टर में सर्कुलर फ्लो कैसा होता है। उसके बाद क्या है? कंक्लूजन्स कवर हो गया। उसके बाद इधर एक्स्ट्राज में क्या है अपने पास? एक्स्ट्रास को भी नहीं छोड़ेगा अपने, सब करके चलेगा। ज्ञान बढ़ता ही क्या नुकसान है? सर्कुलर फ्लो, जब फाइनेंशियल मार्केट घुसेगा तो क्या होगा? पढ़ लिया तुम लोग। उसके बाद गवर्नमेंट जब घुसेगा तो क्या होगा? पढ़ लिया तुम लोग। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब घुसेगा, ये हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलो, फॉरेन बोलो, बात तो एक ही है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड घुसेगा तो क्या होगा? सिर्फ ये 2 टुक्की इस पे ध्यान दो। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड घुसने से क्या होना है? ये होना है। फिर नीचे सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ लिया हम लोग, क्या क्या है? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, इक्विलिब्रियम, लीकेजेस और इंजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है और नेशनल इनकम निकालने में मदद करता है। डन। उसके बाद इंजेक्शन लीकेजेस क्या होता है? डन। चैप्टर पूरा खत्म।